अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान की जो अदालती तारीख़ है उसमें एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या पिछले हफ्ते जो हुआ था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग 6 जजेस की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस करके एक लेटर लिखा गया था, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव। उसके ऊपर अब डेवलपमेंट सामने आ रही है और आज की सबसे बड़ी ख़बर भी यही है कि जिस तरह से हम जानते हैं, इससे पहले काबीना की तरफ से एक कमीशन तश्कील दिया गया था और इस कमीशन की जो सरबराही थी वो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को दी गई थी। एक रुकनी कमीशन था ये। उनकी तरफ से आज जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ ने माजरत कर ली है इंक्वायरी कमीशन को हेड करने से, और उन्होंने वजूहात ये साइट की हैं कि एक तो TORs में मसला है और दूसरी चीज़ वो थोड़ा पेसिमिस्टिक भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने ये कहा कि चूँकि इससे पहले भी इस नौयत के कमीशन से कुछ निकला नहीं है, इसीलिए मैं इस कमीशन की सरबराही से पीछे हट रहा हूँ। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस करना ही दरअसल इसका कोई जवाब नहीं बनता। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे कहा जा सकता है कि उन्होंने इस कमीशन की सरबराही से माजरत की है। और साथ साथ ये कि काबीना ने इससे पहले और जो बार काउंसिल्स थी उन्होंने इससे पहले एतमाद का इजहार इस कमीशन पर किया था, लेकिन अब उनका लाहे अमल क्या होगा और क्या उनके लिए भी ये पॉइंट ऑफ एम्बेरसमेंट होगा या नहीं, ये आगे बढ़ के सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट आज ये रही कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ से अदालती अमूर में जो मुबैना मुदाखलत की गई है, इस लेटर के बाद जो मामला सामने आया, इस पर उन्होंने एक 7 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया है और 100 मोटो के ज़रिए यानी अस खुद नोटिस लेते हुए इस बेंच को तश्कील दिया गया है। अब सवाल ये है कि आया ये इंक्वायरी क्या सुप्रीम कोर्ट में चलेगी और या कमीशन में किसी और को अब लाया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से इस प्रेशर के हवाले से काफ़ी डिटेल इस लेटर में सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया कि कुछ जजेस ऐसे थे जिनके घरों में कैमराज इंस्टॉल किए गए, कुछ ऐसे थे जिनके घरों में क्रैकर्स फेंके गए। ये सारा कुछ होने के बावजूद और जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी की तरफ से जो इससे पहले तहफ़्फ़ुज़ात रेज़ किए गए 2018 में, उसके बावजूद आज तक क्यों इस सारे मामले के ऊपर कोई इंक्वायरी फ्री एंड फेयर नहीं हो पाई। इसी हवाले से बात करते हैं। सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आरिफ साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, 6 जजेस का जो ख़त था उस पर एक कमीशन बनता है, वफाकी काबीना का भी कॉन्फिडेंस था इस पर, लेकिन जिलानी साहब ने माजरत कर ली है। क्या व्यू है आपका इस पर? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जिलानी साहब ने ठीक किया। उसकी वजह यह है कि ये जो 6 जजेज हैं, ये कोई ऐसे आम लिटिगेंट तो नहीं है, कंप्लेनेंट तो नहीं है कि जो जिन्हें FIR लिखवानी हो। ये तो वो जज हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जज जब बोलता है या कहता है तो उसकी तरदीद की जरूरत नहीं, ना कोई तरदीद कर सकता है और ना उसकी तहकीक में कुछ आ सकता है कि क्या जज ने ये जो बात कही थी ये दुरुस्त कही थी या गलत कही थी। चूंकि वो जज है तो इसका मतलब ये है कि वो ये एक क्रेडिबिलिटी जज को दी गई है, इज्जत दी गई है, तकरीम दी गई है। इसीलिए कोर्ट्स का ये सिस्टम जो है वो चलता है कि जब अदालत में कोई शख्स कोई बयान करता है और जज उसे लिखता है, या अदालत में कोई भी बात ऐसी आ जाती है जिसके बारे में जज को जो कहता है उसे कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि जी जज ने क्या सही कहा था या गलत कहा था। हाँ, फैसले उनके जो है वो जब आ जाते हैं तो उनके खिलाफ अपीलें भी होती हैं, उसको दूसरी आला कोर्ट्स जो है वो देखती भी हैं, सेटिस्फाइड भी होते हैं, अपहोल्ड भी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी बयान जो है वो काबिल एतमाद ना, और उन्होंने कोई छोटी बात नहीं की। आरिफ साहब, लेकिन वाज इट अ सरप्राइज फॉर यू? 2018 में ही जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज साहब ने तो सारे कंसर्न शो कर दिए थे अपने, तो उसको अगर हम इन्वेस्टिगेट थॉरोली कर लेते तो शायद ये लेटर लिखना ही ना पड़ता। आज एग्री करते हैं आप? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब उसने कहा था, और जस्टिस कहने वाले उस वक्त ये कह रहे थे कि बड़े सीरियस एलिगेशन है इनके खिलाफ, तो बस सीरियस एलिगेशन जो है उनकी अलग तहकीक करें आप जो भी है वो। लेकिन ये कि जब उन्होंने एक बड़ा इल्जाम लगा दिया था और एक ऐसे फोरम पे जाके बार के सामने कसम उठा के उन्होंने ये कहा था कि ऐसा हो रहा है और मुझे ऐसा कहा गया, तो उस वक्त ये हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं कि जिस वक्त भी ये हो जाए उस वक्त ही हमारे लिए गनीमत है कि अब इस वक्त चीजें, मैं ये समझता हूँ कि इसे वेकअप कॉल समझना चाहिए जजेस की तरफ से कि जब उन्होंने अपने साथ होने वाले मामला जो है उनको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिख कर अपने दस्तों के साथ जारी कर दिया, तो उसके बाद मेरा इसमें मेरी जो राय ली गई थी तो मैंने कहा था, वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये जो है ना कि रिटायर्ड जज को, चीफ जस्टिस को आप लगा दे तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ कमीशन जो है
उनका आपने असर देखा, वो चाहे मेमोगेट का कमीशन था या इससे पहले अबूदर रहमान कमीशन था या आपका ये जो चल रहा है मिसिंग पर्सन का यानी या वो रजा साहब जो आपके सहाफी जो थे वो उनका कत्ल का मामला चल रहा था, किसी पे कुछ भी नहीं हुआ। और ये फिर खास तौर पे एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर अदारा है, उसके बारे में कोई शख्स रिटायर्ड जज को आप बिठा दे कि जी वो अपनी रिकमेंडेशन दे और ये बताए कि क्या हुआ। जजेस को, ये जजेस को रुसवा करने वाली बात थी, मैं आपको ये अर्ज करूं। और बहुत अच्छा हो गया कि हम उस रुसवाई से बच गए। हमसे मुराद ये है कि जजेस तो हमारे यानी आखिरी उम्मीद होते हैं ना, जिन्होंने इंसाफ देना होता है, तो उनकी तकरीम जो है अगर वो ना रहे। मैं तो एक प्रोग्राम में सुन के हैरान रहा था कि जो अदालत इनका वकील है अपने गवर्नमेंट का, वो इस हद तक कह रहा था बातें, क्योंकि केसेस वेसेस वो उन्हें देते हैं, सब कुछ होता है, इरफान कादर, और ये इन्हें जाना चाहिए था कि जाके थानेदार के पास बयान देते, यानी अपना जाके बताते हैं कि जी हमें फलाने ये किया है, यानी हद हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस वक्त, यानी ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस वक्त आपके पास गुंजाइश कोई नहीं है, वो कहते हैं ना गुंजाइश निष्ठा। अब मामला इस सतह पे पहुंच चुका है कि इस वक्त बहुत आसान कदम उठाया है चीफ जस्टिस साहब ने, जब ये जो उन्होंने 7 जो रुकनी बेंच है वो तश्कील दिया है, उसमें वो सुना यही हाल था इसका। अब होना ये चाहिए कि इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं मंतकी अंजाम तक पहुंचना हमेशा इसलिए होता है कि जब भी कोई चीज सैचुरेशन पे पहुंच जाती है, आखिरी हाथ पे पहुंच जाती है, तो कुदरत भी कोई उसका नेचुरल भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उसका डिक्लाइन होता है। एहसान साहब, आप बताइएगा, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से सो मोटो लेना इस पर, क्योंकि इससे पहले 184(3) के तहत हमने देखा है 300 वकला की तरफ से कहा गया सुप्रीम कोर्ट को कि आप मुदाखलत का नोटिस लें खुफिया इदारों की तरफ से। तो आपको लगता है कि जो जिलानी साहब ने माजरत की है उसकी जो वजूहात हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उनको कोई उम्मीद नहीं है, वो आर्ग्यूमेंट ठीक है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया है कि आपने मौका दिया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो किसी भी जस्टिस सिस्टम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो जजेस होते हैं, और स्पेशली जो हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो एक इसका इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। अब जो लेटर लिखा गया था वो पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड था कि 6 जजेस ने एक लेटर लिखा और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा और उसके अंदर कुछ चीज़ों के मुतालिक उन्होंने इशारा किया और साथ ही गाइडेंस भी सीख की और एक जुडिशल कन्वेंशन पे भी बात की। अब जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर जो आपका लीगल एनालिसिस है या एक जो वे फॉरवर्ड है वो डेफिनेटली होता है। अब इस सारी चीज़ के अंदर जो आपके सामने हुई है पिछले 5 दिन के अंदर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो प्रेस रिलीज़ है। अब उस प्रेस रिलीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन फैक्ट्स को रिपीट भी किया गया है, उन फैक्ट्स को रिट्रेट भी किया गया है, और उससे एक चीज़ जो सामने आई थी वो ये आई थी कि जो ये हुआ है जजेस का ये नहीं होना चाहिए था। ये जुडिशल इंडिपेंडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग थी जिसको क्रिटिसाइज किया गया था और आज तक किया गया है, उसके मुतालिक भी एक्सप्रेस किया गया कि वो मीटिंग जो थी वो फुल कोर्ट के मीटिंग के बाद हुई थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस के अंदर लिया गया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करते हैं, और उसके अंदर ये बात हुई कि इस मामले को पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे जाना चाहिए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और दोबारा उसके बाद फुल कोर्ट की एक मीटिंग आई और फुल कोर्ट ने रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे जो है वो एक एलामिया जारी किया। अब उस एलामिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग को भी एंडोर्स किया गया, उसके अंदर जो इंक्वायरी कमीशन करने का एक प्रोसेस था उसके मुतालिक भी एक्सप्रेस किया गया, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी कि इस खत के अंदर ये जजेस इजहार कर चुके हैं कि कई महीनों पहले हमने कहा था कि फुल कोर्ट की मीटिंग बुला लें, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि जब मीडिया पे ये खबर आई, देखें ये ये फुल कोर्ट की मीटिंग जिसका जिक्र करते हैं वो मीटिंग वो है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलानी चाहिए थी। मैं उन मीटिंग्स का जिक्र कर रहा हूं जो आपकी 26 और 27 को यहां पे हुई हैं, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन सारी चीजों को टेकअप किया 27 और 28 को। अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक फुल कोर्ट मीटिंग कर ली,
कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट उसके नीचे बन गया, पाकिस्तान बार काउंसिल के लोग मिले, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस मिली, उनके प्रेसिडेंट ने इसको वेलकम कहा, जिस शख्स को बनाया उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और पाकिस्तान का एक रिस्पेक्टेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस है, तो इस बात को आगे चलने चाहिए था। लेकिन यह है कि चूंकि ये सारी चीजें जो हैं वो मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर उस लेवल पे गई चली और जिसके अंदर ये क्रिटिसाइज किया गया कि सर्विंग जज को होना चाहिए और दूसरा एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं होना चाहिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज देखें तो ना ये फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, ना फेडरल गवर्नमेंट चाह रही थी कि हमने कमीशन बनाना है, और अगर उन्होंने बनाया या जिस नाम पे किया, फेडरल गवर्नमेंट ने एक फैसला किया, कैबिनेट के नहीं किया, वो सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट को कॉन्फिडेंस लेने के अंदर था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर लिया, जो भी कंसिडरेशंस उनके ज़हन के अंदर अब आएंगी, एक कमेटी जो है उसके अंदर ये मामला डिस्कस हुआ है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सबसे पहला ये होगा कि क्या 184(3) की प्रोसीडिंग्स जो है वो मेंटेनेबल है उस सूरत के अंदर जब आपकी सुप्रीम कोर्ट के 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स आए। दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि क्या 184(3) के नीचे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो उसके अंदर जजेस किस तरह आएंगे, और अगर उनके एलिगेशंस आए हैं तो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरह होगी, क्योंकि 184(3) के अंदर आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, और अगर किसी जगह इन्वेस्टिगेशन गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के नीचे कमीशन बनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट कौन सा उसमें कमीशन बनाती है, जिस तरह मीडिया कमीशन भी एक बना था, और जिन 2 कमीशन का रेफरेंस दिया गया है कि जो आपके मेमो गेट था, मेमो गेट के अंदर 184(3) की प्रोसीडिंग जो थी उसके लिए एप्लीकेशन फाइल की गई थी, और दूसरा जो इलेक्शन मैटर्स था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर उसको रेफर किया था चीफ जस्टिस को, और उनकी सरबराही में एक कमीशन बना था। अब बुनियादी ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने अब ये मामला लिया है तो बजाय इस चीज को क्रिटिसाइज करने के और इसको और जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको किसी और एंगल पे लेके जाने के, अभी भी हमें ट्रस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आपने देखा कि पिछले 2 दिन के अंदर आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो वो रिजाइन कर दें, और आज क्या हुआ, उसी चीफ जस्टिस ने जो है वो तोशा खाना की सजा जो उसे सस्पेंड कर दिया। जिस चीफ जस्टिस को कहा कि आप रिजाइन कर दें, आज उस चीफ जस्टिस ने कॉग्निजेंस ले लिया है। तो ये नहीं होना चाहिए कि हमें अपनी ख्वाहिशात के ऊपर अपनी सुप्रीम कोर्ट को, अपने जजेस को चलाएं। एक सीरियस ऑफेंस है, जिन पे लगा है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, हर चीज का मिलना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को भी मौका मिलना चाहिए, जजेस को भी मौका मिलना चाहिए, और इस इशू का जुडिशियल सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। इसे पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए, मीडिया ऑप्टिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इन 4-5 दिनों से जो चीज आई है उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क ये आ गया है कि क्या ऐसी चीज की कंसिडरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई कि जब सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस जो है वो एक फैसला करें और उसके बाद एक कमेटी जो 3 मेंबर्स है, चीफ जस्टिस और 2 की, वो क्या कंसिडरेशन सी जिनकी बुनियाद पे आया, और उसका पहला रिजल्ट ये निकला कि जिस शख्स पे एतबार किया गया था उसने अपने आप को रिग्रेट किया। और मेरा ख्याल ये है कि अगर इसको सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसेस को सुपरवाइज करना चाह रही थी कि हम इसको, अगर वो कमीशन बना भी है फेडरल गवर्नमेंट का, चूंकि जब कमीशन बन जाए तो उसके बाद 184(3) की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, और उस सूरत के अंदर कि जब आपका सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर 2 दफा कॉन्फ्रेंस दे, ठीक है, पॉइंट आ गया। अगर ये मामला 184(3) के नीचे जाता है तो उसके ऊपर जाके जो भी प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट बनाए उसे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रस्ट करना पड़ेगा। सिस्टम के लिए, जजेस के लिए जेन्युइनली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे बात करनी। ठीक है अहमद साहब, आपको अब क्या लगता है कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि जिस तरह से ये कमीशन बनता है, पहले ये भी कहा जा रहा था कि अगर माजरत करनी थी जलानी साहब ने तो एक्सेप्ट ही ना करते प्राइमरीली इस चीज़ को, लेकिन अब वो रीजंस जो हैं वो TORs की बुनियाद पे दे रहे हैं कि ये जो इल्ज़ामात लगे हैं उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिक्र नहीं है। आपको लगता है कि उनका जो पेसिमिज्म था वो ठीक है और इससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकलनी थी इसीलिए उन्होंने माजरत कर ली, या कुछ और वजह? देखिए, जैसे मैं जानता हूँ जिलानी साहब को बहुत अच्छे से और बारहा उनकी अदालत में पेश भी हुए हैं, और बड़े अपराइट और धीमे तबीयत के, लेकिन बड़े कूल हेडेडली जुडिशियस माइंड के जहन के आदमी हैं वो। उन्होंने ये सूरत हाल के पेश नज़र एक तो TOR जो है ना उसके अंदर वो काम जो वो करना चाहते थे या कमीशन की अपॉइंटमेंट का रीजन थी, ये इससे भी निकलना नहीं था। यहाँ तो जिस तरह उन्होंने कहा कि TOR के अंदर वो रेफरेंस ही नहीं है उसका जो मुतल्लका होना चाहिए था, जिसके ऊपर एम्फसाइज करना था, और वो 8 जजेस का, 6 जजेस का ये जो रीजन फॉर दी
उन्होंने जो कहा था कि कन्वेंशन कॉल करें और फिर उसके बाद ये मैटर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा था, और वो उसकी डिटेल्स भी जितनी उनके अंदर मेंशन की थी, और उससे पहले खतूल का जिक्र भी किया था उन्होंने, इंक्लूडिंग के जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी और काजी फाइजा को एज सीनियर प्यूनी जज और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी लिखा उन्होंने। तो अब ये वे फॉरवर्ड ये है इसके अंदर कि अब ये जब इन्होंने बेंच बनाया, चाहिए तो ये था वैसे कि फुल कोर्ट बेंच का बेंच होता, लेकिन बहरहाल 7 जजेस का बेंच बना जी। ये 184(3) के अंदर ये इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं कि वो इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग ओपन कर सकते हैं। इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग का मतलब है कि दे कैन गो डीप इनटू द मैटर, उसको प्रॉप कर सकते हैं रीजन मालूम करने के लिए। ये बिल्कुल उनके विद इन कॉम्पिटेंस है, उसके लिए जो भी वो रास्ता इख्तियार करना चाहें वो कर सकते हैं। और उसके साथ ही आर्टिकल 187 है। आर्टिकल 187 कहता है कि किसी चीज का सुप्रीम कोर्ट अगर टेकअप कर लेता है मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कैन गो फॉर कंप्लीट जस्टिस। सही, कहीं वो ट्रायल कोर्ट या किसी को देने के लिए वो खुद कंप्लीट जस्टिस तक जा सकते हैं। ये बड़ी क्लियर लैंग्वेज है आर्टिकल 187 सब आर्टिकल 1 की, जिसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आरिफ साहब, आप क्या समझते हैं? एक आर्ग्यूमेंट तो ये भी होता है ना कि अगर सिटिंग जजेस हैं तो उनके पास तो ये भी इख्तियार था कि कंटेम्प्ट का नोटिस कर देते, तो लेटर लिखना एक अच्छा तरीका कार था जो उन्होंने इख्तियार किया, वाहिद ऑप्शन था, या कुछ और भी हो सकता था इस पर? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये सारी सूरत हाल को ओवरऑल देखना होगा। ये लेटर लिखने से पहले ये जो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं, किसी जगह कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का असर नहीं हुआ। यानी जब भी कभी किसी मामले में उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की, तो जो दूसरी पार्टी थी जिसने ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना था उसने डिलिबरेटली अवॉइड किया और परवाह नहीं की। इस वजह से उन्हें मजबूर होकर ये करना पड़ा। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है बहुत महदूद है कि उसमें कौन सा मुतासरा फ्री कौन होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, फिर उसके लिए एविडेंस किस तरह आती, वो बिल्कुल इसमें नहीं आता। और दूसरी मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो गवर्नमेंट के साइड के वकला है, बाज़ औक़ात बड़ी अजीबोगरीब, एक तरफ तो कहते हैं कि जी इसको ऐसा ना मसला ना बनाया जाए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जनाब देखें जी, जब हुकूमत ने कर दिया था और उन्होंने कह दिया था कि हम करने वाले हैं और सब करकस होगी थी, तो फिर क्या। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि इस पे बहुत ज्यादा पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स की तनकीद आई, आम लोगों की भी तनकीद आई। पहली बात तो यह है कि वो कमीशन में क्या वो करेंगे, और दूसरी बात यह है कि वो किसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं या कर सकते हैं। बात तो ये जुडिशरी की है जो कि जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होती उस वक्त तक डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस नहीं हो सकती। और फंडामेंटल राइट्स का, बेसिक ह्यूमन राइट्स का इससे बड़ा कोई मामला हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला दुनिया पूरी में सबसे बड़ा मसला इंसानी आजादी का है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए अदालतें बनी बैठी हैं। और अगर अदालतों को इंटिमिडेट किया जाए, प्रेशर के अंदर लाया जाए, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि फिर फंडामेंटल राइट्स किधर का है। यानी एक शख्स जो है घर में किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं है, और उसकी शहरी आजादी, उसे उसकी मूवमेंट को कोई रोक नहीं सकता, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब ये सारी चीजें इस हद तक मिलियामेट कर दी जाए, तो फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट खामोश रहती है और इस मामले को भेज दिया जाता है कि जाए जनाब कमीशनों की तरफ, तो कमीशन जो है वो बुनियादी तौर पर सिर्फ मामला को खूह खाते भेजने के लिए होते हैं, दफा करने के लिए होते हैं। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। हम चाहते हैं कि हमारी एजेंसियां जो है उनके ऊपर से ये इल्जाम भी खत्म हो और उनका रोल जो है वो उसी हद तक रहे जो उनका रोल होना चाहिए। इसके अलावा आप पूरी दुनिया की एजेंसियां देख रहे हैं, वो उनका ये रोल नहीं है कि वो सियासत में है या यानी सियासतदानों को पकड़ के या पॉलिटिकल पार्टीज की इंजीनियरिंग करें और कहे कि जनाब आपने इस पार्टी में जाना और आपने इसमें नहीं जाना। एक घर के मुहाफिज है, वो उनकी जिम्मेदारी है, एक घर के रहने वालों की जिम्मेदारी है। और फिर उन्होंने ये इख्तियारात जो है अपने हकूक जो है तफवीज कर दिए हैं आइन के जरिए अदलिया को, और अदलिया जो है वो बेहतरीन जज फैसला करती है कि ये जो घर में रहने वाले हैं
क्या इनके हकूक जो है वो मुतासर हुए हैं या नहीं हुए? सेपरेशन ऑफ पावर के बगैर तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। सही कह रहे हैं आप। रियासत अली आज़ाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। रियासत साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हमने देखा अब 184(3) के ऊपर भी वकला की जानिब से कॉम्प्रिहेंसिव ख़त लिखा गया है, कहा जा रहा है वकला तहरीक भी चल जाएगी इस पर। अब एक इशू ये है ना कि जिस तरह इस लेटर के अंदर जजेस पूछ रहे हैं कि क्या ये परसिस्टेंट पॉलिसी है प्रेशराइज करने की जुडिशरी को, और दूसरा ये कि हम कैसे इस्टेब्लिश करें कि हम पर प्रेशर है या इंडल्ज किया जा रहा है हमारी जो आज़ादी है फैसले सुनाने की, बेंच फॉर्मेशन की। तो इसमें तो अटर कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रही थी इस खत के अंदर। आपको क्या लगता है कि अब क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करना है? तो एक आर्ग्यूमेंट तो ये भी होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ओवरऑल ही इतनी कर्टेल्ड है कि इतना मसल ही नहीं है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। इस बारे में क्या व्यू है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो जजेस साहबान ने दिलेरी और हिम्मत करके एक ख़त लिखा है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसलिए लिखा था चूंकि ये पाकिस्तान की तारीख का एक यूनिक वाक़या व अनप्रेसिडेंट वाक़या था, इसलिए इस पे कोई कानून भी नहीं था, ना आइन के अंदर ना रूल्स हैं, ना कोई ऐसी वजह है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट बनाती जजेस साहबान का, तो इस हवाले से उन्होंने रहनुमाई के लिए ये खत उनको लिखा है। अब आ गया कि जी जो सुओ मोटो लिया गया, मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा ऐसा इकदाम है। उसकी रीजन ये है कि हमने भी ये डिमांड की थी कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि कोई रिटायर्ड जज साहब, आल दो कि वो बड़ी इंटेग्रिटी वाले और बड़े काबिल जज और अनेस्ट अपराइट जज हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन उन्होंने भी माजरत कर ली है। और मैं समझता हूं कि जैसे वो ICJ में भी रहे, उनका एक बड़ा नाम है, लेकिन चूंकि ये एक बड़ा हिजान की सूरत हाल थी पाकिस्तान के अंदर, लॉयर कम्युनिटी के अंदर भी बड़ी तशवीश पाई जा रही थी। हम ये समझते थे कि सिटिंग जजेस साहबान जो सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से जजेस साहबान को कमीशन में तैनात किया जाएगा, और हम ये चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड मैं समझता हूं कि ऐसा कमीशन होना चाहिए था कि जिस पे लोग उंगली ना उठा सकें, क्वेश्चन ना कर सकें। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसका सो मोटो लिया है तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके तहत इस फैसले के खिलाफ अपील भी प्रोवाइडेड है। मैं ये अपनी राय, जाती राय दे रहा हूं, मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो को सुनते हुए कोई सिटिंग जजेस में से भी एक जुडिशल कमीशन बना सकती है। वो इसकी रीजन ये है कि 184(3) के तहत सुनते हुए जजेस साहबान क्या वो एफिडेविट वहां दाखिल करते हैं, स्टेटमेंट दाखिल करते हैं, अपना वो जो बयान है जिसमें वो अलेज कर रहे हैं कि जी ये इदारा जो है इस तरह से हमें काम नहीं करने दे रहा, इसमें इंटरफेरेंस हो रही है, तो क्या एविडेंस कलेक्ट तो 184(3) के तहत नहीं हो सकती, तो वो तो फिर कमीशन में जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसको इन कैमरा या जो भी वो प्रोसीजर मुनासिब समझती है, अगर वो सुनती है और जजेस साहबान को भी सुनती है और दूसरे जिनके ऊपर ये अलेज किया जा रहा है वो भी हमारा इदारा, दोनों हमारे इदारे हैं, तो ये वंस फॉर ऑल एक डिसाइड हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि उन इदारों के ऊपर से भी जो ये अगर ये गलत है या जो भी है, तो वो भी एक उनका भी इंप्रेशन खत्म हो जाएगा कि ये ऐसी बात नहीं, और अगर ऐसा है तो इसका भी जो अकॉर्डिंग टू लॉ है वो प्रोसीजर उसको करते हुए प्रोसीड किया जाएगा। तो मुझे ये बताइए, जिस तरह से पहले पब्लिक के अंदर चूंकि जुडिशरी आप ये कह रहे हैं जिसके अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस हो, तो मैं समझता हूं कि इस फैसले के अंदर पब्लिक का भी, वकला का भी कॉन्फिडेंस होगा और एक बेहतर डिसीजन। रियासत साहब मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपने कहा ना ये अनप्रेसिडेंटेड है, अब इससे पहले पाकिस्तान की जो जुडिशरी की तारीख है, अगर जस्टिस शौकत की भी बात कर लें तो जो बातें उन्होंने एक तकरीर में कर दी, यहाँ पर इन्होंने ख़त में लिख दी, उन्होंने तो नाम तक ले लिए, उन्होंने ये भी बताया कि फैज साहब की तरफ से प्रेशर था, उसके बावजूद अगर वही बातें आज इस खत में की जा रही हैं बगैर नाम लिए, तो कैसे अनप्रेसिडेंटेड है? दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कि अगर इसमें सज़ा भी हो जाए बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर, जिस तरह से फैज़ाबाद धरना केस के अंदर भी अफसरान के खिलाफ फैसला आया था, अमल दरामद तो नहीं हुआ उसमें भी, इसमें फिर कैसे एक्सपेक्ट करें कि हो जाएगा? देखिए जो सिद्दीकी साहब का केस है वो इस केस से डिफरेंट है। उन्होंने जो वो फोरम जो अडॉप्ट किया था, इसी हवाले से उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो गया था कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया। इन्होंने तो अपने चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको पहले लिखा, फिर उन्होंने दूसरा खत लिखा, फिर उन्होंने तीसरा ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा। तो इन्होंने तो वो जो इनको एक रेमेडी अवेलेबल थी जो अपने इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर थी, इदारे के अंदर थी, वो उसको अवेल किया।
तो ये इसलिए उससे डिस्टिंग्विशेबल है। अब आ गया दूसरा सवाल, फैजाबाद आपने क्या किया, मैं थोड़ा सा भूल गया। फैजाबाद धरना केस में जो फैसला आया था जी, हाँ देखें, आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो आप असगर खान जो केस है वो देख लें, सलीम शहजाद जो साफी था उस कमीशन को देख लें, हामिद मीर का जो कमीशन बना था वो देख लें, पैनमा केस के अंदर जो कमीशन बना था वो देख ले। ये तो तमाम में रिकमेंडेशन थी लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन कर दी गई, सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन और डिस्कस कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर यह तय कर दिया गया है कि अदलिया इंतजामिया से अलग होगी। और मैं समझता हूं कि ट्रांसग्रेशन हो या इंटरफेरेंस हो, 3 इदारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड है, उनका डोमेन डिफाइन है। मैं समझता हूं कि तमाम इदारों का अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। ये सारे हमारे इदारे हैं और ये पाकिस्तान की खूबसूरती है, लेकिन ये इदारे एक दूसरे के खिलाफ अपनी जंग या तसादुम ना समझे। ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है। जुडिशरी को कंप्लेंट हुई, उन्होंने इसको एजिटेट किया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाएगी। अगर तो ये एलिगेशन गलत है तो जुडिशरी के लिए जो जजेस साहबान है उनके लिए ये मसाइल पैदा कर सकते हैं, और अगर ये दुरुस्त हैं तो फिर दूसरी साइड पे जो है उनके लिए ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन हमेशा के लिए इसको डिसाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये एक ऐसा ड्रामा बन चुका है कि हर आए दिन ये एक बात होती है कि जी ये हो रहा है और ये हो रहा है और इसको डिसाइड होना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ये हाफिज एहसान साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि अब चूंकि अब बन चुका है बेंच भी और बुध को समाअत होनी है इसकी, अब मसला ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी है कि एक केस की समाअत से पहले ही, एक फैसला आने से पहले ही उसको कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। अब पीटीआई एतराज़ कर चुकी है इसके ऊपर कि चीफ जस्टिस साहब इसको क्यों हेड कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है ना फिर, राइट? देखें, पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम ये आया हुआ है कि हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान की अदालतों को चलाना चाहते हैं। आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट का एक फैसला किया तो हमने ये कहा कि जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रिज़ाइन करे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी रिज़ाइन करे। कि रिज़ाइन करना या मुतालबा करना इतना हम एक ऑर्डिनरी सिचुएशन समझ लेते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी शख्स पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस के अंदर जाके उसके रेजिग्नेशन के लिए कह सकता है, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। दूसरी इस चीज़ के अंदर है कि अगले जो 1 या 2 प्रोसीडिंग्स आएंगी उससे पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का टोन या टेनर जो है इस प्रोसीडिंग को चलाने का किस तरह है। एक ये है कि 184(3) के अंदर नामुमकिन है कि ये जजेस वहां पे आए और वहां के आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, चूंकि 184(3) के अंदर जो है ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है, ना इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ना उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती है। नंबर 2 इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर अब कौन से कमीशन पे जाएगी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जो डायरेक्शन जानी थी फेडरल गवर्नमेंट ने तो कंप्लाई विद कर दिया। अब फेडरल गवर्नमेंट को तो कहेंगे नहीं कि जी आप इसके ऊपर कमीशन बनाए, अब कौन सा कमीशन उस चीज के अंदर आएगा। अगर अब आपने वो कमीशन बनाया जो रिमेनिंग जजेस के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि फिर सेक्शन 5 के नीचे इंट्रा कोर्ट अपील कौन सुनेगा। तो ये बड़े सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आगे आएंगी, और मेरा ख्याल है कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने इस मीडिया पॉलिटिक्स के अंदर हमने अपनी अदालतों को भी जाके इन्फ्लुएंस किया है। अगर आप पिछले 3-4 दिन देख लें तो वही सारे लोग थे जो ये कहते थे कि जी बड़ा अच्छा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने एक मीटिंग की है। हमारी बार पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार ने भी कहा, हमारी बार काउंसिल्स ने भी कहा, पंजाब बार काउंसिल्स ने भी कहा, और सबने उसको अप्रिशिएट किया। अब क्या ऐसी चीज आ गई है कि 2 दिन के अंदर अंदर अब सैटरडे को फेडरल कैबिनेट ने एक फैसला किया, और वो चीफ जस्टिस जो है, क्या ये मुमकिन है इस चीज का कि जब वो TORs बनाए जा रहे हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में न लिया गया हो या उनसे डिस्कस न किया गया हो। एक और भी मसला है ना, एक और मसला ये है ना कि जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को TORs के अंदर कॉन्फिडेंस न लिया गया हो, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि चूंकि मीडिया ऑप्टिक्स के अंदर है और हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बजाय जो है शायद हम जजेस जो है स्पेसिफिक
लीक हो गए हैं और ये इस मुल्क के जस्टिस के लिए बहुत नुकसान है। साहब मुझे ये बताइए, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस मंसूर साहब ने जो वजीर आजम से मुलाकात की है इसीलिए उन्हें कमीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इस आर्ग्यूमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? सोशल मीडिया तो बेलगाम है, आपको पता है। नहीं, ये बिल्कुल बात ऐसी नहीं है। देखें ना, बात ये है कि हम तो हर मामले के अंदर कोई ना कोई एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा टारगेट इस वक्त ये है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है वो घर चला जाए और वो किसी बेंच को प्रिजाइड न करे। हमारा टारगेट ये है कि जो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक चले हम उसे चलाएं, जो ना चलाए या ना चलाए। और ये बहुत बुरी बात है। अब आप देखें ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा गया कि इसे रिजाइन देना चाहिए। आज उसी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक केस के अंदर जजमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कहा गया कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है उसे सुओ मोटो लेना चाहिए। और 184(3) के अंदर उस कमेटी ने मेजॉरिटी से ही फैसला किया होगा कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस इसको बेंच को बनाएगा, हेड करेगा। और उसी कमेटी ने फैसला किया होगा कि 7 मेंबर्स होंगे और डेफिनेटली कंसिडरेशन आएगी कि अगर इंट्रा कोर्ट अपील आती है तो हमारे पास 8 से ज्यादा जजेस रहने चाहिए जो सेक्शन 5 के अंदर सुनेंगे। अगर तो हमने ख्वाहिशात के मुताबिक इसे चलाना है तो इसका एंड कोई नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं इस चीज के अंदर कि जो चीजें कंक्लूसिव की तरफ जानी थी उसको हम अपने डेविएशन की तरफ की है, हमने पर्सनैलिटी को टारगेट किया है और हम रियल सेंस के अंदर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आनी चाहिए थी या इस सिचुएशन के अंदर जो फैसले होने चाहिए थे या जिनको डिग आउट करना चाहिए था, हम उससे मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता दूर होते कर रहे हैं। लेकिन जो अगली 2 प्रोसीडिंग आएंगी वेडनेसडे की या उससे आगे आएगी उससे हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट चाह क्या रहा है। लेकिन जो भी पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट चाहे, हमें एज ए लॉयर्स, एज ए बार एसोसिएशंस, एज ए पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस कंट्रोवर्सी को किसी मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाना चाहिए। ठीक है अहमद अवैस साहब, आपकी राय जानना चाहूंगा। एक तो ये बेंच फॉर्मेशन पे जो एतराज है इसका बता दीजिए। दूसरी चीज, जिस तरह से एहसान साहब ने भी कहा कि तोशा खाना केस में आज सजाएं मुअत्तल हुई हैं, बुशरा बीबी की भी और बानी तहरीक इंसाफ की। इसके अलावा गैर शरई निकाह केस हो, साइफर केस हो, आपको लगता है कि इसमें भी सज़ा मुअत्तल हो सकती है? कोई प्रोटेक्स्ट है उसका? और 9 मई का केस भी है, अभी लास्ट वीक की बात है कि 5-5 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं गुजरांवाला की कोर्ट में, तो इसमें सज़ा हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो केस जो है साइफर केस है और दूसरा जो निकाह का केस है, इद्दत वाला केस है, इन दोनों को ये इनकम्प्लीट। वो तो केस जो इद्दत वाला केस है वो तो आप हैरान कुन बात है वो कि कोई कानून ही ऐसा नहीं है, ना कोई ऐसा ज़ाब्ता है जिसमें सजा सुना दी है उनको। कोई आप देखिए जरा, अगर शरिया के कानून को सामने रख लीजिए, कुरान सुन्नत को सामने रख लीजिए, और कहीं पर भी वो आप सिर्फ ये इतना उसमें हो सकता था, वो भी अगर निकाह होता एन उस टाइम के ऊपर के तलाक हुई है और अभी इधर का टाइम दिन पूरे नहीं हुए और निकाह हो गया, तो उसमें भी कोर्ट ने यह करना था कि उन्होंने उसको मुअत्तल कर देना था कि जब तक कि वो इद्दत के दिन पूरे नहीं होते। सही, क्योंकि उसको कहते हैं कि इरेगुलर निकाह, वो विद द फ्लक्स ऑफ टाइम जो है वो 4 महीने 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली रेगुलर हो जाता है। यहां सूरत हाल ये है कि 6 साल 6.5 साल का अरसा गुजर चुका है, इधर का टाइम भी गुजरे हुए, तो इसलिए यहां तो वो इशू ही नहीं है। तो मैं आपके सामने दूसरी बात यह है, जहां तक साइफर केस है वो तो उस केस के अंदर तो आप बाकी तो भूल जाइए कि जो स्टेटमेंट वहां आई है अमेरिका में और वो हाउस ऑफ कॉमन में उसकी स्टेटमेंट जो आई है उसके अंदर तो साइफर असल है ही नहीं साथ। यही पॉइंट आउट जब इनकी बेल ग्रांट हुई थी पेंडिंग ट्रायल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने भी ये कहा था कि प्रोसिक्यूशन जो है फेल हो गई है, कोई अपना केस प्रेजेंट करने के लिए वो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकी। और दूसरी बात यह है कि इनकम्प्लीट वो ट्रायल है, जिस ट्रायल के अंदर 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना हुई हो वो ट्रायल मुकम्मल किसको कहेंगे आप? अच्छा, तो आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हुई, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई क्रिमिनल ट्रायल की, तो इसलिए वो तो 100% वो भी केस जो है वो एक्विटर का केस है और सजा उसमें भी मुअत्तल होगी इन दोनों केसेस के अंदर। ठीक है रियासत साहब, जहां तक चलें कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें। दूसरी बात यह है कि ये जो इशू है
इस इशू को इसी रंग में नहीं देखना चाहिए कि इसके पॉलिटिकल रेपरकशन क्या होंगे, इसमें कोई पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इसमें कोई डिप्लोमेसी का अंसर आ रहा है। ये केस को आप एंटायरली पाकिस्तान के आइन को सामने रख के, जुडिशरी के इंडिपेंडेंट के तस्वर को, और हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर द कंट्री, उसको सामने रख के, इस मैटर को सामने रखें कि 6 जजेस ने अगर ये बात की है तो किस मुश्किल के आलम में ये बात की होगी। और वो 3 जजेस ने जहां पे वो मेंटेनेबिलिटी के केस के ऊपर, एक जज साहब ने, गालिबन चीफ जस्टिस साहब ने मेंटेनेबिलिटी का कह दिया और 2 जजेस ने इनकार कर दिया, और कितना प्रेशर उन 2 जजेस पर डाला गया कि एक जज को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो ये सारी कैफियत उन्होंने बयान की हुई है, और वो लेटर को साथ एनेक्स किए हुए हैं। सही, जो लेटर उन्होंने इनिशियली पहले चीफ जस्टिस, बिल्कुल इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन जो है पाकिस्तान की जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है। वक्त खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिफ चौधरी साहब मौजूद थे, अहमद अवैस साहब थे, हाफिज एहसान साहब और रियासत अली साहब। और जुडिशरी का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फिर फैसला साजी का जो इख्तियार है, उसकी तमाम तर दारोमदार इस केस के फैसले के ऊपर बताया जाता है, क्योंकि इससे पहले इस नौयत का लेटर पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जज साहिबान की तरफ से नहीं आया। तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह इस मैटर को टेकअप करती है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।